सम्मान हमेशा समय और स्थिति का होता है, पर इंसान उसे अपना समझ लेता है। बहुत मीनिंगफुल बात कही गई है। ये बात सच है कि आप जैसे ही पावर में आते हैं, लोग आपका सम्मान जो है वो करने लगते हैं। पावर हाथ से चली जाती है, लोग वापस जो है वो अवॉइड करना, इग्नोर करना शुरू कर देते हैं। तो ऑलवेज बी ऑन पावर। एक चीज हमेशा याद रखो, ऑलवेज बी ऑन पावर। और पावर के पीछे भागो। पैसा आपके पास अपने आप चल के आएगा। सिविल सर्विसेज की आप तैयारी कर रहे हो, यू जस्ट वांट द सिलेक्शन, दैट्स इट। सिर्फ आपको सिलेक्शन चाहिए, सिलेक्शन के अलावा और कुछ नहीं सोचना है। हर चीज जो है वो अपने आप खुद चल के आएगी। सम्मान, पैसा, पावर, एवरीथिंग। तो जय हिंद गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू झांसी एकेडमी फॉर आईएएस। मैं उम्मीद करता हूं मेरी आवाज आपको प्रॉपर्ली सुनाई दे रही है। ये करंट अफेयर्स का स्पेशल सेशन है जिसको हम लोग कवर कर रहे हैं, और काफी सारे टॉपिक्स हम लोग आज कवर करने वाले हैं। ये लाइव क्लास चल रही है प्राइवेट ग्रुप के अंदर, प्राइवेट सेशन में। और जिन भी स्टूडेंट्स को ये प्राइवेट सेशन को ज्वाइन करना है, आप व्हाट्सएप कर दीजिए 9713282838 पर कि आपको करंट अफेयर्स का प्राइवेट ग्रुप ज्वाइन करना है, तो आपको एक्सेस दे दिया जाएगा। और ये बिल्कुल फ्री है, इसमें कोई भी फीस जो है वो नहीं लगेगी। तो आप ज्वाइन करें और रेगुलर बेसिस पर लाइव क्लास अटेंड करें। चलिए, थॉमस कप 2022, 14 बार इंडिया ने 14 बार इंडोनेशिया को हराकर बैडमिंटन की फील्ड में ये कप जो है वो जीता है, थॉमस कप। तो क्वेश्चन ये आ सकता है कि थॉमस कप जो है वो किस स्पोर्ट्स में दिया जाता है, तो बैडमिंटन। तो आप ये फैक्ट थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। पहली बार 14 टाइम विनर इंडोनेशिया को हराकर इंडिया के मेंस बैडमिंटन टीम ने जो है वो थॉमस कप का टाइटल जीता है। ये टूर्नामेंट हुआ था बैंकॉक, थाईलैंड में। 16 कंट्रीज में, इस कंट्रीज के द्वारा इस इवेंट के अंदर पार्टिसिपेशन किया गया था। और चैंपियनशिप जो है वो ये कंडक्ट की जाती है हर 2 साल में सिंस 1982। और इसकी शुरुआत करी थी एक इंग्लैंड प्लेयर सर जॉर्ज एलन थॉमस के द्वारा, इसलिए इसका नाम पड़ गया थॉमस कप। तो ये कुछ फैक्ट बस आपको ध्यान में रखने हैं, दैट्स इट। भारतीय नौसेना 5 दिवसीय मिशन पर हिंद महासागर स्थित ला रियूनियन पहुंचा। तो ये प्रीलिम्स के लिए एक टॉपिक है गाइस, काफी इंपॉर्टेंट। तो इसमें आपको किन चीजों पर ध्यान देना है, तो इंडिया और फ्रांस की नेवी जो है उन्होंने अपनी सेकंड जॉइंट पेट्रोलिंग एक्सरसाइज कंडक्ट करी फ्रेंच आइलैंड ला रियूनियन में। और ये कहां पर है, इंडियन ओशन पर ये आइलैंड है। तो पहला फैक्ट आपको ये ध्यान में रखना है कि ला रियूनियन आइलैंड कहां पर है, इंडियन ओशन में है। किसका आइलैंड है, फ्रांस का आइलैंड है। तो इन्होंने जो ये एक्सरसाइज कंडक्ट करी, किसकी एक्सरसाइज थी, जॉइंट पेट्रोलिंग की एक्सरसाइज थी। तो ये बेसिकली जॉइंटली इंडिया और फ्रांस मिलकर सर्वेलांस और पेट्रोलिंग ऑपरेशन की कैपेबिलिटीज जो है वो अपनी डेमोन्स्ट्रेट कर रहे थे, उसका प्रदर्शन जो है वो कर रहे थे, अपनी क्षमताओं का, राइट। अब मेन जो चीज ध्यान में रखनी है प्रीलिम्स के लिए वो है ला रियूनियन। तो ये एक आइलैंड है इंडियन ओशन पर। पहला फैक्ट तो हमने जान लिया। किसका आइलैंड है, फ्रांस का आइलैंड है। ये अप्रोक्सीमेटली 950 किलोमीटर की दूरी पर है मडागास्कर से, और 175 किलोमीटर की दूरी पर है मॉरिशस से। रीयूनियन आउटर मोस्ट क्षेत्र है यूरोपियन यूनियन का, और यूरोजोन का भी एक पार्ट है। और आपको बता दें कि पूरा का पूरा जो यूरोजोन है, यूरोपियन यूनियन, आप जानते हैं कि नदर्न हेमिस्फीयर पर है। बट सदर्न हेमिस्फीयर पर 2 टेरिटरीज हैं, एक रीयूनियन और दूसरी मायोटे। तो ये 2 टेरिटरीज हम लोग को देखने को मिलती है जो कि सदर्न हेमिस्फीयर पर हम लोग को नजर आती है, राइट। तो ये बस कुछ फैक्ट बस आप ध्यान में रखो, स्पेशली ला रियूनियन आइलैंड की लोकेशन से रिलेटेड और किसका आइलैंड है। सिर्फ यही चीज आपसे प्रीलिम्स में पूछी जाएगी क्योंकि ये टॉपिक प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट था। गाइस, जीएस पेपर 2 पॉइंट ऑफ व्यू से एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है वन नेशन वन राशन कार्ड का। क्योंकि आपका जो मेंस का जो सिलेबस है उसके अंदर गवर्नमेंट पॉलिसीज के बारे में और या फिर गवर्नमेंट इंटरवेंशंस के बारे में पूछा जाता है कि अलग अलग सेक्टर में गवर्नमेंट जो है वो किस तरीके से काम कर रही है, क्या चीज कर रही है। तो वन नेशन वन राशन कार्ड इसी सिलेबस के इसी टॉपिक से रिलेटेड है। अब ई श्रम पोर्टल से जुड़ेगी वन नेशन वन राशन कार्ड। सेंटर जो है वो कार्य कर रही है कि ई श्रम पोर्टल को इंटीग्रेट करेगी मिनिस्ट्री ऑफ, ये जो ई श्रम पोर्टल जो है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट का, इसे इंटीग्रेट करेगी वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम के साथ। पहले तो ये जान लो कि ई श्रम पोर्टल है क्या। पोर्टल मतलब कि वेबसाइट, श्रम यानी कि लेबर की यहां पर बात हो रही है, राइट। तो अगस्त 2021 में से लॉन्च किया गया था यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के द्वारा।
केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के द्वारा 2021 में से लॉन्च किया गया था। ये एक नेशनल डेटाबेस है अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स को रजिस्टर करने का। क्या, मैं फिर से रिपीट करता हूं, एक नेशनल डेटाबेस, सिंपल शब्दों में हमारी पूरी कंट्री में जितने भी मजदूर हैं उनका ये डेटाबेस क्रिएट किया जा रहा है, राइट। तो ये चीज, और हर एक रजिस्टर्ड वर्कर जो है उनको एक अलग आईडी कार्ड जो है वो दिया जाएगा, जिसका इस्तेमाल वो कंट्री पर कर सकते हैं वेरियस सरकारी बेनिफिट का लाभ उठाने के लिए, राइट। तो ये एक चीज हो गई ई श्रम पोर्टल से रिलेटेड। अब हम बात कर लेते हैं वन नेशन वन राशन कार्ड से रिलेटेड। तो वन नेशन वन राशन कार्ड का मेन एम ये है कि हमारी कंट्री के अंदर जितने भी माइग्रेंट वर्कर्स हैं, यानी कि जो भी बिलो पॉवर्टी लाइन के जो मजदूर वर्ग हैं, तो वो एक जगह से दूसरी जगह पर जब भी जाते हैं, तो प्रॉब्लम क्या है कि पहले क्या होता था, वन नेशन वन राशन कार्ड के आने से पहले प्रॉब्लम ये होती थी कि जिस भी क्षेत्र का राशन कार्ड एक मजदूर को बिलो पॉवर्टी लाइन के व्यक्ति को जारी किया जाता था, सिर्फ वो उसी क्षेत्र की फेयर प्राइस शॉप, यानी कि उसी क्षेत्र की राशन शॉप के पास जाकर ही अपना राशन ले सकता था। मैं फिर से रिपीट करता हूं, पहले क्या होता था, जैसे मजदूर को राशन कार्ड दिया गया और उस राशन कार्ड पे बता दिया जाता था, लिख दिया जाता था कि आपको कहां से अपना राशन लेना है, किस दुकान से राशन लेना है, किस राशन शॉप से, फेयर प्राइस शॉप से राशन लेना है। तो वो उस फेयर प्राइस शॉप से बंधा हुआ रहता था वो मजदूर। बट वन नेशन वन राशन कार्ड ये इनिशिएटिव आने के बाद से एक माइग्रेंट वर्कर इंडिया में कहीं पर भी चले जाए, यानी कि उन पर्टिकुलर स्टेट्स में जिन्होंने वन नेशन वन राशन कार्ड को जो है वो अलाउ किया है, तो वहां पर वो चले जाता है तो उसको बेनिफिट जो है वो मिलेगा, ग्रेन्स जो है उसका राशन जो है उसको दूसरी जगह पर भी मिलेंगे। तो मेन ऑब्जेक्टिव ये था कि रिस्ट्रिक्ट मत करो, जो सरकार की जो ये नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 जो है, ये जो कानून है सरकार के द्वारा बनाया गया, जिस कानून के माध्यम से हमारी कंट्री के जो गरीब वर्ग हैं, गरीब लोग हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन के जो लोग हैं, उनको सस्ते रेट में अनाज प्रोवाइड कराना, 1 रुपए 2 रुपए 3 रुपए प्रति किलो के हिसाब से, यानी कि 3 रुपए पर केजी के हिसाब से जो है वो अनाज प्रोवाइड कराने का मेन ऑब्जेक्टिव जो था वो लिमिटेड हो जाएगा। अगर वर्कर जो है वो एक स्टेट से दूसरी स्टेट पे चले गए या एक सिटी से दूसरी स्टेट पे चले गए तो फिर उनको बेनिफिट नहीं मिलेगा, तो क्या ही मतलब है इस स्कीम का। तो इसलिए ये स्कीम लाई गई। बात पूरी समझ में आई, ये स्कीम का क्या ऑब्जेक्टिव है, वन नेशन वन राशन कार्ड। तो 2019 में इसको लॉन्च किया गया था। इसकी इंप्लीमेंटिंग एजेंसी, ध्यान में रखो, डिपार्टमेंट फॉर नेशन वाइड पोर्टेबिलिटी ऑफ राशन कार्ड, जो कि NFSA नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंदर आती है, राइट। और एलिजिबिलिटी क्या है, कोई भी व्यक्ति जिसके पास जो बिलो पॉवर्टी लाइन के हैं वो एलिजिबल होते हैं पूरी कंट्री में कहीं पर भी इसका बेनिफिट उठाने के लिए। तो ये फैक्ट्स हैं जो आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है, राइट। और हमारा फ्री मेंस आंसर राइटिंग का भी बैच है गाइस, तो आप इस बैच को जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। आपको कुछ नहीं करना, झासर एकेडमी फॉर IAS हमारा जो यूट्यूब चैनल है उसको सर्च करना है और उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर नहीं किया है तो, और उसकी प्लेलिस्ट पर जाइए। प्लेलिस्ट पर 70 घंटे का कोर्स जो है वो आपको इसका मिल जाएगा। INS सूरत और उदयगिरी, देश को मिले 2 नए जंगी जहाज। 2 जहाज ऐसे हैं जिनमें जंग लग गई है, और जंग लग गई है, ये जंग वाले जहाज है नहीं नहीं नहीं, देखो लेट मी टेल यू, जंगी मतलब जंग में जाने वाले जहाज यार, जंगी जहाज मतलब ये नहीं कि जहाज में देखो जंग लग गई है, राइट। INS सूरत और उदयगिरी, तो ये देश को मिले 2 नए जंगी जहाज, मतलब जंग में जाने वाले जहाज है ये, राइट। कंफ्यूज मत हो जाना, मतलब कि जंग वाले जहाज का हम क्या करेंगे, राइट। और ब्रह्मोस बराक मिसाइलों से होंगे लैस, इसके अंदर ब्रह्मोस बराक मिसाइल जो है वो होगी, राइट। तो प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो ये 2 इंडिया में बनाई गई वॉरशिप है, ठीक है, वॉरशिप इंडियन नेवी ने इसे लॉन्च किया है। और सूरत जो है ये प्रोजेक्ट 15B डिस्ट्रॉयर, और उदयगिरी जो है वो प्रोजेक्ट 17A फ्रिगेट का हम लोग को देखने को मिल रहा है। बस सूरत और उदयगिरी बस ध्यान में रखो। और प्रोजेक्ट 15B क्लास ऑफ शिप जो है वो नेक्स्ट जनरेशन स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर है। तो आप तो ये बस 2 ये इनके नाम याद रखो, सूरत और उदयगिरी। तो ये इंडियन नेवल शिप के 2 जहाज हम लोग को, वॉरशिप हम लोग को देखने को मिल रही है, राइट। जंगी जहाज तो जंग वाले जहाज नहीं है, जंग में जाने वाले जहाज है, राइट। तो ये कुछ फैक्ट्स हैं जो आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है, प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। बर्ड काउंट इंडिया, अगेन एक इंपॉर्टेंट टॉपिक, प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे पूछा जा सकता है।
तो बर्ड काउंट इंडिया एक इनफॉर्मल पार्टनरशिप है ऑर्गेनाइजेशंस का और ग्रुप्स का, जो भी लोग जो चिड़िया हैं उनको मॉनिटर करते हैं, यानी कि जो बर्ड वॉचर्स होते हैं, कुछ ऑर्गेनाइजेशन होती है जो कि चिड़िया को ट्रैक करती हैं, तो उनके लिए है ये पर्टिकुलर एक इनफॉर्मल पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशन की बर्ड काउंट इंडिया। ये इनिशिएटिव इंकरेज करती है बर्ड वॉचर्स को कि जो भी लोग जो है वो बर्ड्स पे दिलचस्पी रखते हैं तो वो उसकी फोटो खींचे और ebird.org/इंडिया पर जो है वो अपलोड कर दें। तो हुआ ये है कि इंडिया के अंदर ये इवेंट हुआ था लद्दाख, जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, नॉर्थ वेस्ट क्षेत्र जो बंगाल का है, और अरुणाचल प्रदेश। तो यहाँ पर ये बेसिकली इवेंट कंडक्ट हुआ था और उत्तराखंड के अंदर सबसे ज्यादा बर्ड की प्रजातियां पाई गई 293, और मैक्सिमम नंबर बर्ड जो है वो देखी गई ये 192 देखी गई जो अपलोड की गई जम्मू एंड कश्मीर से। तो ये फैक्ट थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, बस छोटा सा फैक्ट है, वैसे ये पूछेंगे नहीं वाला टॉपिक, बट फिर भी आइडिया होना चाहिए। अब जीएस पेपर 3 पॉइंट ऑफ व्यू से एक टॉपिक है फॉस्टरिंग इफेक्टिव एनर्जी ट्रांजिशन 2022। तो ये एक रिपोर्ट है, आपके सिलेबस में इंफ्रास्ट्रक्चर और एनर्जी से रिलेटेड मेनली टॉपिक आते हैं। तो ये एनर्जी का टॉपिक हम लोग को देखने को मिल रहा है, फॉस्टरिंग इफेक्टिव एनर्जी ट्रांजिशन। तो ये रिपोर्ट का बेसिकली नाम है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की एक रिपोर्ट है और काफी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है। तो आप टाइटल में समझिए क्या टाइटल लिखा है, फॉस्टरिंग यानी कि जल्दी लेकर आओ, इफेक्टिव एनर्जी ट्रांजिशन यानी कि ऐसा एनर्जी ट्रांजिशन लेकर आइए, यानी कि जो फॉसिल फ्यूल जो है उससे एनर्जी को ट्रांजिट करिए, रिन्यूएबल एनर्जी में लेकर आइए, वो भी इफेक्टिव एनर्जी होनी चाहिए, राइट, जो काम की हो। तो ये एनुअल कंट्री बेंचमार्किंग रिपोर्ट है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की। तो अगर ये क्वेश्चन आ जाता है बाय चांस प्रीलिम्स में कि फॉस्टरिंग इफेक्टिव एनर्जी ट्रांजिशन 2022 की रिपोर्ट किसकी है, तो WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम आपको याद रखना है। रिपोर्ट के अंदर पाया गया कि एनर्जी ट्रांजिशन इज नॉट मैचिंग विद द ग्रोइंग अर्जेंसी फॉर चेंज। जिस तेजी से हम लोग आज की डेट में एनर्जी को ट्रांजिट कर रहे हैं, मतलब पेट्रोल डीजल से चलने वाली गाड़ी एग्जांपल के तौर से, उसको हम जितनी तेजी से जो है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में और सीएनजी में और इन सब यानी कि लेस पोल्यूटिंग फ्यूल है उसमें हम लोग जो ट्रांजिट कर रहे हैं वो बहुत स्लो पेस से चल रहा है। ये उतनी तेजी से नहीं चल रहा जितनी तेजी से चलने की इसको रिक्वायरमेंट है। एनर्जी अफोर्डेबिलिटी, सस्ते रेट में एनर्जी मिलनी चाहिए। एनर्जी सिक्योरिटी, मतलब भरपूर एनर्जी होनी चाहिए कि जिससे कि सप्लाई लिमिटेड ना हो। सस्टेनेबिलिटी यानी कि आज के समय पर भी हम इसका उपयोग कर सकें और फ्यूचर जनरेशन भी इसका उपयोग कर सकें। ये 3 इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो कि काफी मतलब आज की डेट में जिनकी आवश्यकता है। तो ये मेंस के लिए नोट डाउन कर लो, एनर्जी अफोर्डेबिलिटी, एनर्जी सिक्योरिटी एंड सस्टेनेबिलिटी। ये 3 पिलर्स ऐसे हैं जिस पर काम करना आज की डेट में सख्त जरूरी है। एनर्जी अनअफोर्डेबिलिटी ये दिक्कत क्रिएट कर रही है, राइट, फेयर और जस्ट ट्रांजिशन के लिए प्रॉब्लम है। आज की डेट में आप जानते हैं कि पेट्रोल के, डीजल के, फ्यूल के प्राइसेस देखिए कितने ज्यादा जो है बढ़ रहे हैं, राइट। एंड लैक ऑफ एनर्जी डाइवर्सिटी, लोगों के पास ऑप्शंस काफी कम है एनर्जी में शिफ्ट होने के, राइट। जैसे एग्जांपल के तौर पर आप ले लें तो सीएनजी की अगर मैं बात करूं, क्योंकि मैंने अपनी गाड़ी में सीएनजी की किट जो है वो लगवाई है, तो सीएनजी की मेनली मैं अगर बात करूं आपसे, तो सीएनजी के पंप्स भी उतने ज्यादा नहीं है। सीएनजी के पंप्स में भी बहुत सारी सिटीज में दिक्कत आती है। अभी मैं ट्रैवल करने वाला हूँ भोपाल से दिल्ली, और शायद कल शाम में जो है वो मैं निकलूंगा और गाड़ी से ही जाऊंगा अपनी, क्योंकि मेरे को अपनी गाड़ी से ही जो है वो ट्रैवल करना सही लगता है। तो किसी को मिलना है तो मिल लेना, दिल्ली वल्ली में कोई रहता है या बीच में कोई रहते हैं तो अपन एक छोटी सी मीटिंग भी कर लेंगे, बता देना। तो अब रास्ते भर में मुझे हार्डली 100 किलोमीटर में एक पंप मिल जाए तो, या 2 पंप मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है। तो अभी सीएनजी का ये हाल है, तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को तो आप जानते हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के तो चार्जिंग स्टेशन है ही नहीं। सो व्हाट इज हैपनिंग इज लैक ऑफ एनर्जी डाइवर्सिटी। तो एनर्जी डाइवर्सिटी की कमी हम लोग को क्या देखने को मिल रही है। और रिपोर्ट ने ये चीज कहा है कि यार अर्जेंट एक्शन लेकर आओ, तुरंत जो है वो कार्रवाई करो पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर दोनों में, टू इंश्योर रेजिलिएंट एनर्जी ट्रांजिशन। ये एनर्जी जो है वो मतलब प्रॉपर इसका ट्रांजिशन जो है वो हो सके राइट तरीके से और जल्दी हो सके, तो इसलिए पब्लिक प्राइवेट सेक्टर दोनों को इन्वॉल्व करो। कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच तैयार करनी चाहिए प्रॉपर टाइमलाइन के साथ। ऐसा नहीं कि यार हमने बिना टाइमलाइन के, बिना टारगेट के बस पढ़ ही रहे हैं, राइट भाई, उसको अचीव भी तो करना है आपको टारगेट को। तो प्रॉपर आपको एक टाइमलाइन बनानी है, टाइमलाइन फिक्स करनी है, उसके अकॉर्डिंग काम करना है कि कितने समय पर हम क्या क्या टारगेट्स अचीव कर लेंगे अपने, राइट। तो यही सेम चीज उन्होंने भी बताई है कि भाई एक प्रॉपर टाइम टेबल बनाओ, राइट।
कि कब कब क्या क्या गोल अचीव करोगे। एंड गवर्नमेंट शुड प्रायोरिटाइज एक्सेस टू अफोर्डेबल एनर्जी फॉर ऑल। भाई सभी को सस्ते रेट में एनर्जी मिलनी चाहिए, इस चीज पर फोकस गवर्नमेंट का होना चाहिए, वो भी प्रायोरिटी पर फोकस होना चाहिए। इंपोर्ट डिपेंडेंट कंट्रीज मस्ट ट्राई टू इंपोर्ट एनर्जी फ्रॉम मेनी कंट्रीज। जो भी कंट्री एनर्जी के मामले में इंपोर्ट कराती है, इंपोर्ट के ऊपर डिपेंडेंट होती है, तो उनको काफी सारी कंट्रीज से इंपोर्ट कराना चाहिए, सिर्फ एक दो कंट्री से सीमित नहीं रहना चाहिए, क्योंकि उन्होंने अगर सप्लाई बंद कर दी तो ये कंट्री दिक्कत में आ जाएगी। एंड डोमेस्टिक एनर्जी को भी डाइवर्सिफाई करो, लो कार्बन ऑल्टरनेटिव्स के साथ अलग अलग चीजों पर फोकस करो, हाइड्रोजन पर फोकस करो, सीएनजी पर, एलपीजी पर, इन सब चीजों पर फोकस करो जो लो कार्बन ऑल्टरनेटिव्स है। रेगुलेटरी फ्रेमवर्क जो है वो मजबूत बनाओ, पुख्ता बनाओ, सटीक बनाओ, अच्छा बनाओ, राइट, जिससे कि रेगुलेट जो है वो प्रॉपर तरीके से किया जा सके, मॉनिटरिंग की जा सके। डीकार्बनाइजिंग इंडस्ट्रीज को डीकार्बनाइज करो, राइट, क्योंकि इंडस्ट्री ऑब्वियसली बात है पोल्यूटेंट हब के तौर पर जो है वो काम करती है, पोल्यूशन सबसे ज्यादा यहाँ से रिलीज होता है, निकलता है। तो ये कुछ चीजें जो है वो इस रिपोर्ट के अंदर बताई गई हैं, जो कि आपको ध्यान में रखना है। थोड़ा मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे इसके अंदर, और प्रीलिम्स के लिए तो मैंने आपको बता ही दिया कि आपको रिपोर्ट के बारे में पूछा जाएगा तो WEF आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है, राइट। तो ये था पूरा ओवरऑल टॉपिक। सरकार ने जैविक विविधता अधिनियम 2002 में संशोधन पेश करके लोगों से राय मांगी है। सो गाइस, जीएस पेपर 3 पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक है, और ये टॉपिक आपके सिलेबस के अंदर जीएस पेपर 3 में कंजर्वेशन रिलेटेड जो इश्यूज होते हैं, मतलब ये टॉपिक मेनली किस चीज पर फोकस कर रहा है, कंजर्वेशन, संरक्षण के ऊपर फोकस कर रहा है। अब ये जो टॉपिक है इसमें हम लोग एक कानून के बारे में बात करेंगे। कानून जो है वो है बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी अमेंडमेंट बिल 2021। जिस कानून का मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि हमारी कंट्री के अंदर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी जो है उसको प्रोटेक्ट करना, उसको कंजर्व करना। बट हाँ, इस पर्टिकुलर नए कानून के अंदर कुछ ऐसी चीजें आ गई हैं जो कि विवादास्पद हम लोग को देखने को मिल रही है, कंटेंशियस देखने को मिल रही है। और अभी यही टॉपिक न्यूज में इसीलिए था, इस विवाद को लेकर था। सीनियर कांग्रेस लीडर जयराम रमेश जी ने अपनी चिंता जो है वो व्यक्त करी। कुछ ऐसे प्रोविजन इस बिल के अंदर है जो कि विवादास्पद है, जैसे कि इस बिल के अंदर आयुष के जो प्रैक्टिशनर है, मतलब आयुष जो आप जानते होंगे, तो उनके जो चिकित्सक हम लोग को देखने को मिलते हैं, जैसे आयुर्वेद, यूनानी, राइट, योग, राइट, तो ये सब चीजें आपको पता, होम्योपैथी, तो इस फील्ड में जो है वो लोग काम करते हैं, राइट, जो प्रैक्टिशनर, मेडिकल प्रैक्टिशनर जो लोग काम करते हैं, तो उनको एग्जेम्प्ट किया हुआ है इस कानून के प्रोविजन से। और हो सकता है कि इस एग्जेम्पशन के कारण इस कानून का उल्लंघन हो, राइट, वायलेशन हो, अब्यूज हो, एक्सप्लॉइटेशन हो। तो ये चिंता पहली बताई गई है। तो पहली चीज क्या है कि आयुष के प्रैक्टिशनर को एग्जेम्प्ट किया गया है इस कानून के प्रोविजन से। अब इसमें बताया गया है कि डिस्टिंक्शन जो है वो लाया गया है कल्टीवेटेड बायोडाइवर्सिटी और फॉरेस्ट बेस्ड बायोडाइवर्सिटी में। यानी कि एक तरफ जो है वो आप क्या कर रहे हो, एक तरफ क्रॉप्स उगा रहे हो, ठीक है, यानी कि कुछ क्रॉप्स ऐसे हैं जिसको आप जो है वो यहाँ पर फार्म हाउस पे अपने उगाते हो, ठीक है, फार्म पे उगाते हो, फील्ड पे उगाते हो। कुछ क्रॉप्स ऐसे हैं जो कि फॉरेस्ट में उगते हैं। तो आपने क्या कर दिया, ये डाइवर्सिटी जो है वो अलग अलग बना दी कि एक तो कल्टीवेटेड बायोडाइवर्सिटी अलग है और एक फॉरेस्ट बेस्ड बायोडाइवर्सिटी अलग है। तो आपने ये डिफरेंस कर दिया। अब आप मुझे एक चीज बताओ कि आप जो इस तरीके का डिफरेंस है वो कर रहे हो, वाकई में ये विवादास्पद वाली बात है। आप कैसे रिकॉग्नाइज करोगे कि कौन सा प्लांट जो है वो फॉरेस्ट में उग रहा है, कौन सा प्लांट जो है वो जमीन में उग रहा है? यार फॉरेस्ट में भी तो उग सकता है, राइट, वाइल्ड में कोई प्लांट जो है फॉरेस्ट में भी उग सकता है, या फिर अगर फार्म हाउस की अगर हम बात करें, फील्ड की बात करें, तो वहां पर भी वाइल्ड प्लांट जो है वो उग सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, राइट। तो दिस इज द इशू। एंड इसमें अपॉइंट किया जा रहा है 16 एक्स ऑफिशियो ऑफिसर को, और जैसे ये 16 एक्स ऑफिशियो ऑफिसर अपॉइंट होंगे तो ये नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी को डाइल्यूट कर देंगे। मतलब एनबीए जो है, नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी, इसके जो ऑफिशियल्स है उनका काम ही ये है कि हमारी कंट्री के अंदर कहीं पर भी कोई, जैसे ये सब जो प्लांट्स वगैरह जो होते हैं, क्रॉप्स वगैरह जो होते हैं, तो इसको रेगुलेट करने का इनका काम होता है, राइट, इस अथॉरिटी का काम होता है। आप दूसरी अथॉरिटी लाकर इसके काम को जो है वो डाइल्यूट कर रहे हो। तो कहीं ना कहीं जब जो बॉडी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग, आपको उस पर टारगेट करना चाहिए, तो उस पर सुधार लाना चाहिए, रादर देन दूसरी ऑल्टरनेटिव बॉडी लाने की जगह। अगर ऑल्टरनेटिव बॉडी आएगी तो क्लैशेस होंगे और फिर काम टाइम पर जो नहीं हो पाएगा, राइट, डिलेज होंगे, प्रॉब्लम्स आएंगी। सो एनबीए अप्रूवल इज रिक्वायर्ड ओनली एट द टाइम ऑफ कमर्शियलाइजेशन। एनबीए का अप्रूवल कब किया जाएगा? बताया जा रहा है कि सिर्फ कमर्शियलाइजेशन, यानी कि वो अगर वाइल्ड प्लांट को बेचने की बात आ रही है
या उसके प्रोडक्ट को बेचने की बात आ रही है, तब एनबीए नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी से जो अप्रूवल लिया जाएगा। बट जब उसके पेटेंट के ऊपर जब एप्लीकेशन लगाया जाएगा कि यार ये प्लांट जो है वो एक पर्टिकुलर कंपनी का है, तो उस एप्लीकेशन पर एनबीए का कोई रोल नहीं होगा। तो ये भी एक इशू हम लोग को देखने को मिल रहा है, राइट। और बिल्स के हाईलाइट के बारे में हम लोग बात करेंगे, तो ये वाइल्ड मेडिसिनल प्लांट्स के ऊपर प्रेशर रिड्यूस करेगा कि मेडिसिनल प्लांट्स का कल्टीवेशन हो सके। बहुत ध्यान सुनना, क्या होता है हमारी कंट्री के अंदर जितने भी प्लांट्स वगैरह हैं, स्पेशली अगर मेडिसिनल प्लांट्स की हम बात करें तो उसको सरकार रेगुलेट करती है। यू गाइस नो अबाउट इट, यू गाइस अवेयर अबाउट इट कि जितने भी प्लांट्स है उसमें मेडिसिनल प्रॉपर्टी है, कुछ मेडिकल प्रॉपर्टी है, राइट। कुछ औषधि पौधे हम लोग को देखने को मिलते हैं, उस पर कौन रेगुलेशन रखता है? सरकार। क्यों? क्योंकि वो प्लांट्स काफी इंपॉर्टेंट है कि वो लुप्त नहीं होना चाहिए, उसको प्रोटेक्टेड रखना है, उसको कंजर्व करके रखना है। बट द पॉइंट हियर इज, इसने ये प्रेशर रिड्यूस कर दिया है। क्यों? कैसे रिड्यूस किया? इसने आयुष के जो प्रैक्टिशनर है उनको अलाउ कर दिया कि यू कैन लाइक कंटिन्यू विद द प्रैक्टिस ऑफ कल्टीवेटिंग मेडिसिनल प्लांट्स। तो उसमें प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, राइट। बिल ऑल्सो फैसिलिटेट्स फास्ट ट्रैकिंग ऑफ रिसर्च। बिल ने ये कहा है कि जल्दी से जल्दी रिसर्च जो है वो कंडक्ट की जाए। इन्होंने पेटेंट एप्लीकेशन की प्रोसेस को सिंप्लीफाई कर दिया और काफी सारे जो ऑफेंस हम लोग को देखने को मिलते हैं, अपराध, उनको डीक्रिमिनलाइज जो है वो कर दिया, राइट। इसने फॉरेन इन्वेस्टमेंट और ज्यादा फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने पर फोकस किया कि बायोलॉजिकल रिसोर्सेज में, रिसर्च में, पेटेंट में, कमर्शियल यूटिलाइजेशन में और भी ज्यादा फॉरेन इन्वेस्टमेंट आए बिना नेशनल इंटरेस्ट को कॉम्प्रोमाइज करे। ये फोकस करती है कि रेगुलेट किया जाए कि कौन जो है वो बायोलॉजिकल रिसोर्सेज को एक्सेस कर सकता है और उसकी नॉलेज को एक्सेस कर सकता है और कैसे इसको मॉनिटर करेंगे। तो इस पर ये टारगेट कर रहा है। और पुराना जो कानून था बायोडाइवर्सिटी एक्ट 2002, इसे अमेंड किया गया जिससे कि आयुष मेडिसिन प्रैक्टिशनर जो है, मतलब मेनली कि जो ये प्रैक्टिशनर जो है ये ऑपरेट कर सके, ये इनको एग्जेम्प्ट कर दिया कि ये उस पर अपनी खुद ब खुद बिना परमिशन लिए रिसर्च वगैरह कंडक्ट कर सके मेडिसिनल प्लांट्स के ऊपर, राइट। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिल रही है, राइट। और यही एप्लीकेशन की प्रोसेस को सिंप्लीफाई कर दिया, स्कोप बढ़ा दिया कि एक्सेस और बेनिफिट शेयरिंग जो है वो लोकल कम्युनिटी के साथ जो है वो किया जा सके और भी लोगों को इसका नॉलेज जो है वो मिल सके। एनवायरमेंटलिस्ट जो है वो क्यों अपोज कर रहे हैं इस बिल को? तो मेन फोकस इस बिल का क्या है? ट्रेड बढ़ाना, ट्रेड बढ़ाना, ट्रेड इंक्रीज करना। कंजर्वेशन की बात नहीं कर रही है, ट्रेड की बात कर रही है, क्योंकि रिसर्च वगैरह होगी तो। और आपको पता है गाइस आज की डेट में पीपल आर मूविंग टुवर्ड्स ऑर्गेनिक, पीपल आर मूविंग टुवर्ड्स जेनरिक। आज की डेट में एलोपैथी के साइड इफेक्ट्स ने सबकी बैंड बजा के रखी है। आज की डेट में वी नो अबाउट द फिनोमेना ऑफ, हमें किस फिनोमेना के बारे में पता है? जैसे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, पता है ना इस फिनोमेना के बारे में? तो वी नो वेरी वेल कि ये जो इश्यूज जो हो रहे हैं ये किसके कारण हो रहे हैं? ये हो रहे हैं एलोपैथी के कारण। एलोपैथी के साइड इफेक्ट सभी को पता है। तो पीपल आर मूविंग टुवर्ड्स नेचुरोपैथी और उसके अंदर यही आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, यूनानी, राइट, सोवा रिग्पा, ये सब प्रैक्टिसेस जो है वो आने लगी है। तो पीपल आर गेटिंग अट्रैक्टेड टुवर्ड्स इट। एंड हम तो हब हैं इन सब चीजों के, इंडिया तो हब है। तो द पॉइंट इज, एनवायरमेंटलिस्ट का कहना है कि यार गवर्नमेंट ज्यादा फोकस कर रही है कमर्शियलाइजेशन के ऊपर, ट्रेड के ऊपर, राइट, रादर देन कंजर्वेशन के ऊपर, राइट। तो ये एक चीज हम लोग को देखने को मिल रही है। और बिल हैज बीन इंट्रोड्यूस विदाउट सीकिंग पब्लिक कमेंट, बिना पब्लिक से राय लिए ये बिल जो है वो इंट्रोड्यूस कर दिया गया, राइट। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिलती है। और प्रोविजन जो है इस प्रपोज अमेंडमेंट के अंदर वो स्पष्ट बिल्कुल नहीं, एम्बिगियस है कि कैसे आप प्रोटेक्ट कर रहे हो, कैसे प्रोटेक्शन जो है या इंक्रीज कर रहे हो लोकल कम्युनिटीज के शेयर को, कि उनके साथ भी नॉलेज जो है वो शेयर की जाए, उनको भी इन्वॉल्व किया जाए कंजर्वेशन एक्टिविटीज में। तो इन सब चीजों के बारे में लिखा नहीं है। और कह रहे हैं कि अमेंडमेंट से सिर्फ बेनिफिट मिलेगा मिनिस्ट्री ऑफ आयुष को। और बिल ने एक्सक्लूड कर दिया है टर्म बायो यूटिलाइजेशन को, और जो कि एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट था इस पर्टिकुलर कानून के अंदर, जैव उपयोग, बायो यूटिलाइजेशन, राइट। तो इसको इन्होंने हटा दिया, राइट। और इसने, जिसमें आपको बताया, लीविंग आउट बायो यूटिलाइजेशन वुड लीव आउट एक्टिविटीज लाइक कैरेक्टराइजेशन, इंसेंटिवाइजेशन, बायो एसे। मतलब आप अगर बायो यूटिलाइज, यार आपको उस प्रोडक्ट के यूटिलाइजेशन के बारे में स्पेसिफिकेशन नहीं आपने लिखी है, तो उस प्रोडक्ट की कैरेक्टरिस्टिक्स को आप कैसे डिफाइन करोगे?
उस प्रोडक्ट के ऊपर रिसर्च कैसे करोगे, उसकी परख जो है वो कैसे करोगे। तो ये सब पॉइंट जो है वो दिक्कत दे सकते हैं, राइट। और ये सब चीजें इसलिए की गई कमर्शियल मोटिव के पॉइंट ऑफ व्यू से, राइट, कि वो कमर्शियल सेक्टर में हम लोग उसको डील करेंगे, राइट। सो बिल ने एग्जेम्प्ट कर दिया है कल्टीवेटेड मेडिसिनल प्लांट को फ्रॉम द परव्यू ऑफ द एक्ट, बट इट इज प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल टू डिटेक्ट विच प्लांट्स आर कल्टीवेटेड एंड विच आर फ्रॉम द वाइल्ड। जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि इस बिल के अंदर ये डिस्टिंक्शन नहीं है कि कौन से प्लांट जो है वो कल्टीवेटेड होंगे, कौन से वाइल्ड से आएंगे, और आप डिटेक्ट नहीं कर सकते कि कौन सा प्लांट वाइल्ड का है, कौन सा प्लांट कल्टीवेटेड वाला है, राइट। और बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 की बात करें गाइस, मेन फोकस क्या है, कंजर्वेशन, संरक्षण किस चीज का, बायोलॉजिकल रिसोर्स का, इवन ट्रेडिशनल नॉलेज का, कि जिन लोगों को ये औषधि वगैरह के बारे में नॉलेज है, जिन कम्युनिटीज को, तो उस चीज का कंजर्वेशन, उस चीज का संरक्षण। मेन इंटेंट जो है वो इस कानून के पीछे वो ये है कि इंडिया की रिच बायोडाइवर्सिटी और उससे रिलेटेड जो नॉलेज है लोगों के बीच में, यानी कि हमारी कंट्री के अंदर जो मेडिसिनल प्लांट्स है और जड़ी बूटियां हैं उससे रिलेटेड जो लोगों की नॉलेज है उसको कंजर्व करना और उसको प्रोटेक्ट भी करना फॉरेन इंडिविजुअल्स से। ये बायो पायरेसी को चेक करेगी, प्रोटेक्ट करेगी, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को, लोकल ग्रोअर्स को प्रोटेक्ट करेगी, 3 टियर स्ट्रक्चर के माध्यम से, जिसमें सेंट्रल है, स्टेट बोर्ड है और लोकल कमिटीज है। मतलब लोकल लेवल पर, स्टेट लेवल पर, सेंट्रल लेवल पर, 3 लेवल पर जो है जितने भी ऐसे लोग हैं जिनको ये ट्रेडिशनल नॉलेज है जड़ी बूटी का और जितनी भी जड़ी बूटी है उसको प्रोटेक्ट करने पर फोकस कर रहा है ये कानून। और इस कानून के अंदर सेटअप किया गया है नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी को, स्टेट बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी को और बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी को। और नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी जो है उसके पास पावर होती है सिविल कोड की। तो ये फैक्ट भी आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। क्लियर? अब जीएस पेपर 3 पॉइंट ऑफ व्यू से अगेन एक कंजर्वेशन से रिलेटेड टॉपिक हम लोग को देखने को मिल रहा है, वर्ल्ड फॉरेस्ट्री कांग्रेस। ये हम लोग को सियोल फॉरेस्ट डिक्लेरेशन, मतलब वर्ल्ड फॉरेस्ट्री कांग्रेस के द्वारा ये अडॉप्ट किया गया सियोल फॉरेस्ट डिक्लेरेशन। तो हम दो चीजों के बारे में बात करेंगे, एक तो वर्ल्ड फॉरेस्ट्री कांग्रेस के बारे में जो कि सियोल साउथ कोरिया में हुई है, और ये 15th वर्ल्ड फॉरेस्ट्री कांग्रेस हुई है। और जब डिस्कशन हुआ इस पर, इस कांग्रेस के दौरान, यानी कि एक बेसिकली मीटिंग होती है, अलग अलग कंट्रीज जो है, अलग अलग जो लोग हैं, जो वाइल्ड जो फॉरेस्ट है, यानी कि अगर फॉरेस्ट की बात करें या वाइल्ड लाइफ की बात करें तो उसके कंजर्वेशन में जो इंटरेस्ट रखते हैं या फिर सिंपल जो एनवायरमेंटलिस्ट है, तो ये लोग जो है वो यहाँ पर आते हैं और वेरियस चीजों के बारे में, वेरियस गुड प्रैक्टिसेस के बारे में डिस्कशन करते हैं। तो इस डिस्कशन के बाद जो है वो सियोल फॉरेस्ट डिक्लेरेशन की घोषणा हुई, सियोल 1 घोषणा हुई, राइट। और दूसरी कांग्रेस है जो एशिया में ये कंडक्ट हुई है एक बार, और इससे पहले एशिया में जो कांग्रेस कंडक्ट हुई थी वो इंडोनेशिया में हुई थी, राइट। और ये हुई थी 1978 के दौरान, और अभी ये साउथ कोरिया के अंदर वर्ल्ड फॉरेस्ट्री कांग्रेस हुई है। तो वर्ल्ड फॉरेस्ट्री कांग्रेस क्या है, तो अप्रोक्सीमेटली 6 सालों में, हर 6 सालों में एक बार ये होती है। और पहली कांग्रेस जो है वो इटली के अंदर हुई थी 1926 में। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन हेल्प करती है कंट्रीज को कि कंट्रीज जो है वो होस्ट करें, ऑर्गेनाइज करें कांग्रेस को। 1954 से ये हो रहा है, और रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है इस ऑर्गेनाइजेशन की, और हर एक कांग्रेस को फाइनेंस करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो किसके पास होती है, होस्ट कंट्री का। जैसे फॉर एग्जांपल अभी साउथ कोरिया ने इसको होस्ट किया है, तो जितना भी खर्चा है इसका वो साउथ कोरिया बियर कर रही है। और थीम जो है 2022 की वो क्या है, बिल्डिंग अ ग्रीन हेल्दी एंड रेजिलिएंट फ्यूचर विद फॉरेस्ट। ये फैक्ट याद रखो, हिंदी मीडियम के स्टूडेंट भी इंग्लिश में ही थीम को ध्यान में रखना, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल की और 6 साल में एक बार हुई है, तो ये इंपॉर्टेंट भी है, राइट। साउथ कोरिया में हुई है। तो वर्ल्ड फॉरेस्ट्री कांग्रेस की बात करें हम लोग, तो कांग्रेस जो है ये कोई इंटर गवर्नमेंटल मीटिंग नहीं है, ना ही कोई फॉर्मल कॉन्स्टिट्यूएंसी है, ना कोई कंट्री के डेलीगेशन यहाँ पर आते हैं। ये एक ऐसा फोरम है जिसमें अपने अपने सभी लोग विचार मतलब एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करते हैं, अपने अपने एक्सपीरियंस एक्सचेंज करते हैं फॉरेस्ट और फॉरेस्ट्री से रिलेटेड जितने भी एस्पेक्ट्स हैं उनके बारे में। तो एनवायरमेंटलिस्ट आते हैं जिनका इंटरेस्ट है फॉरेस्ट की फील्ड में, इवन गवर्नमेंट सेक्टर की तरफ से भी आते हैं सभी लोग, क्योंकि बहुत बड़ा ये इवेंट होता है। और सियोल फॉरेस्ट डिक्लेरेशन यानी कि सियोल 1 घोषणा जो हुई है, तो इसने आइडेंटिफाई किए कुछ ऐसे एरिया जो प्रायोरिटी वाले हैं, जिसके कारण ग्रीन हेल्दी और रेजिलिएंट फ्यूचर बनेगा, यानी कि एक हरे स्वस्थ और अनुकूलित भविष्य जो है वो ले जा मतलब की ओर आगे बढ़ सकेंगे हम लोग। तो इसको मेन प्रायोरिटी पर रखा गया है। रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है फॉरेस्ट की ये शेयर्ड होनी चाहिए,
इंस्टीट्यूशंस के बीच में, सेक्टर के बीच में, स्टेक होल्डर के बीच में। इन्वेस्टमेंट जो है फॉरेस्ट के अंदर और लैंडस्केप रिस्टोरेशन का पूरे दुनिया भर में 2030 तक ट्रिपल करना है। ये फैक्ट स्टार मार्क करो और लिख लो कि इन्वेस्टमेंट, हमें इन्वेस्टमेंट को फॉरेस्ट और लैंडस्केप रिस्टोरेशन समझते हो क्या होता है? एक एरिया है, जैसे एग्जांपल के तौर पर वो एक जमीन है, खराब हो गई, बंजर हो गई है, उसको हमें दोबारा से उपजाऊ बनाना है। तो लैंडस्केप रिस्टोरेशन, लैंडस्केप को दोबारा से रिस्टोर करना है, पूरे एरिया को दोबारा से जंगल में हम लोग को बदलना है। तो ऐसी चीजों पर आपको इन्वेस्टमेंट 2030 तक 3 गुना ज्यादा करना है। इसके अलावा सर्कुलर बायो इकोनॉमी पर फोकस करना है, क्लाइमेट न्यूट्रलिटी पर फोकस करना है। मतलब कि वो जो 3R का जो रूल है ना, वो यहाँ पर अप्लाई होता है। क्या है 3R का रूल? रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल, राइट? तो उस रूल पर फोकस करना है सर्कुलर बायो इकोनॉमी के। और क्लाइमेट न्यूट्रलिटी, राइट? कि जितना हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब क्लाइमेट न्यूट्रल के बारे में आपको पता होगा कि जितना कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर रहे हैं उतना एब्जॉर्ब कर रहे हैं, राइट? अदर आउटकम्स ऑफ 15th वर्ल्ड फॉरेस्ट्री कांग्रेस, दूसरे और किन चीजों पर बात हुई? तो नई पार्टनरशिप लॉन्च हुई, द अश्योरिंग द फ्यूचर ऑफ फॉरेस्ट विद इंटीग्रेटेड रिस्क मैनेजमेंट मैकेनिज्म। तो इस मैकेनिज्म की शुरुआत हुई। अश्योरिंग द फ्यूचर ऑफ फॉरेस्ट, फॉरेस्ट के फ्यूचर को अश्योर करना किस चीज के तहत? रिस्क मैनेजमेंट, इंटीग्रेटेड रिस्क मैनेजमेंट मैकेनिज्म के तहत, कि जितने भी ऐसे मैकेनिज्म हैं जो रिस्क मैनेजमेंट से जुड़े हुए हैं उसको इंटीग्रेट करना। इसके अलावा सेफ इनिशिएटिव की बात हुई, सस्टेनिंग अबंडेंस ऑफ फॉरेस्ट इकोसिस्टम, जितने भी फॉरेस्ट इकोसिस्टम है उसको हम लोग को सस्टेन करना है, तो उसका ये इनिशिएटिव है। और ये फॉरेस्ट लैंडस्केप रिस्टोरेशन क्या है? तो जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बता ही दिया कि पूरी तरह से एनहांसिंग ह्यूमन वेलबींग अक्रॉस डिफॉरेस्टेड और डिग्रेडेड फॉरेस्ट लैंडस्केप, मतलब कि जितने भी ऐसे लैंडस्केप हैं जहां पर डिफॉरेस्टेशन हो चुका है, जहां पर कोई भी जंगल नहीं बचा, जहां की जमीन बंजर हो गई, उसको दोबारा से रिस्टोर करना है, दोबारा से अच्छा करना है, उपजाऊ बनाना है। और ये जो फॉरेस्ट लैंडस्केप रिस्टोरेशन है, ये सिर्फ पेड़ को प्लांट करना ही नहीं है, उससे भी ज्यादा है। यानी कि पूरे के पूरे एरिया को वापस से उस स्थिति पर लेकर आ जाना है कि वहां पर एनिमल्स भी आ जाए, मतलब पूरा एरिया सस्टेनेबल हो जाए। कि सिर्फ प्लांट नहीं करना है, अट्रैक्ट करना है एनिमल्स को कि उनका हैबिटेट भी जो है वो दोबारा से रिकवर हो जाए। तो ये एक चीज है। अब जीएस पेपर 3 पॉइंट ऑफ व्यू से अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, डेवलपमेंट इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में क्या क्या डेवलपमेंट चल रहा है, इसको लेकर आपका एक टॉपिक है सिलेबस के अंदर। तो ये चीज, ऐसी चीजें ध्यान में रखनी है कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी में क्या डेवलपमेंट हो रहा है। तो 5G आई के बारे में हम लोग बात करेंगे और 5G टेस्ट बेड के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो अभी हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने रिसेंटली इंडिया की पहली 5G टेस्ट बेड को ओपन किया है, जिसके थ्रू अलाउ किया जा रहा है कि स्टार्टअप और इंडस्ट्रियल कंपनीज जो हैं ये अपने प्रोडक्ट्स को लोकली टेस्ट कर सकती हैं और लोकली यहाँ पर इंडिया में टेस्ट किए जाएंगे प्रोडक्ट्स। तो इसका मतलब ये है कि हम लोग को इंटरनेशनल फैसिलिटीज लेने की आवश्यकता नहीं होगी। बात समझे कि ये है क्या 5G टेस्ट बेड? सिंपल शब्दों में ये समझो कि मतलब इन्होंने एक ऐसा इंस्टीट्यूशन मान लो, ठीक है, एक ऐसी जगह ओपन कर दी है जिस जगह पर आकर जितनी भी कंपनी वाले हैं वो अपनी जो प्रोडक्ट्स हैं कि उनका प्रोडक्ट 5G पर प्रॉपर काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, उसकी वो टेस्टिंग कर सकते हैं। रादर देन उनको बाहर जाने की जगह, फॉरेन सर्विसेज लेने की जगह, वो यहीं पर इंडिया में अभी सर्विस ले सकते हैं। तो ये हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने ओपन किया है ये पहला 5G टेस्ट बेड। और इंडिया का खुद का एक 5G स्टैंडर्ड होगा जिसका नाम है 5G-I। तो ये फैक्ट भी ध्यान रखना, क्वेश्चन आया कि 5G-I क्या है, तो हमारा खुद का बनाया गया 5G स्टैंडर्ड। और ये हमारी कंट्री के लिए एक बहुत गर्व की बात है, प्राइड की बात है कि हमारा खुद का एक अलग से 5G स्टैंडर्ड है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा 5G टेक्नोलॉजी को गांव-गांव में हर एक जगह पर डिलीवर करने में, क्योंकि वो इंडिया के अकॉर्डिंग चलेगा, इंडिया की नीड्स के अकॉर्डिंग होगा वो। तो 5G-I जो है वो क्या है? तो 5G रेडियो इंटरफेस टेक्नोलॉजी, जिसे कह रहे हैं 5G-I, ये लोकली डिजाइन टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क है। इसे डिजाइन किया गया है आईआईटी हैदराबाद, आईआईटी मद्रास और सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन वायरलेस टेक्नोलॉजी के द्वारा। ये टेक्नोलॉजी जो है ये एक ऑल्टरनेटिव होगा ग्लोबल 5G स्टैंडर्ड्स का। तो 5G का ये ऑल्टरनेटिव है 5G-I। ये ऑफर करेगी लोअर फ्रीक्वेंसी में और भी ज्यादा रेंजेस को, मतलब कि लोअर फ्रीक्वेंसी, कम फ्रीक्वेंसी में जो है बड़े एरिया को, लार्जर एरिया को ये कैप्चर करेगी, राइट? और भी प्रोडक्ट जो है वो लो फ्रीक्वेंसी में ऑपरेट कर सके उस पर ये फोकस करेगी, राइट? और 5G के अपोजिट 5G जो है वो हाई फ्रीक्वेंसी पर जो है वो काम करती है। ये तो काम करेगी
मतलब 700 मेगाहर्ट्ज से लेकर 52,000 मेगाहर्ट्ज के बीच में, राइट। तो ये चीज हम लोग को जो है वो देखने को मिलेगी, राइट। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। तो लो फ्रीक्वेंसी में जो है वो ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट जो है वो ऑपरेट कर सके, इसको लेकर इंडिया ने अपना खुद का एक स्टैंडर्ड क्रिएट किया, अपना खुद का एक नेटवर्क सिस्टम जो है वो क्रिएट कर दिया। बेनिफिट क्या हम लोग को 5G आई के देखने को मिलेंगे? तो 5G आई स्टैंडर्ड का उपयोग करते हुए टेलीकॉम कंपनी जो है हमारी कंट्री के अंदर गांव गांव पर 5G कनेक्टिविटी जो है वो प्रोवाइड करा सकेंगी। कॉस्ट इफेक्टिव होगा, तकनीक लागत प्रभावी है, और 5G आई जो है इट कैन मेक श्योर दैट देयर इज नो लैग बिटवीन एडवांसमेंट ऑफ 5G आई इन द सिटीज। कोई भी लैग नहीं होगा किसी प्रकार का। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, हमारी कंट्री के जो रूरल एरियाज है, मतलब कि जो सर्विस आपको दिल्ली, मुंबई में मिल रही है वो गांव गांव में भी मिलने लगेगी, राइट। इंटरनेट फैसिलिटी 5G की, तो ये 5G आई इस पर काम करेगा। बट प्रॉब्लम क्या है सबसे बड़ी? देखो, ऑलरेडी जितनी भी टेलीकॉम कंपनीज हैं जिनको 5G पर काम करना था, वो 5G स्टैंडर्ड, ग्लोबल स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग उन्होंने काम कर लिया है। अब 5G आई में जब ये शिफ्ट होंगे तो उनको और खर्चा करना पड़ेगा, और ऑलरेडी टेलीकॉम कंपनीज जो है वो ऑलरेडी प्रेशर में है आज की डेट में, तो उनको और ज्यादा इस चीज पर जो है वो खर्चा करना, मतलब कि एक बड़ा चैलेंज उनके लिए ये है, राइट। तो ये फैक्ट है जिसके बारे में बस आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है, राइट। जीएस पेपर 3 पॉइंट ऑफ व्यू से एक टॉपिक है फूड सिक्योरिटी और रिलेटेड इश्यूज का। तो ये फूड सिक्योरिटी का जो टॉपिक है, इस पर हम लोग बात करेंगे फोर्टिफाइड राइस के बारे में। तो फूड फोर्टिफिकेशन क्या होता है? तो यू गाइस नो अबाउट फूड फोर्टिफिकेशन, राइट। क्या होता है फूड फोर्टिफिकेशन? कि जो क्रॉप है, जैसे कि अगर हम बात कर लेते हैं राइस है, जो फूड ग्रेन है, उसमें अलग से एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट को ऐड करना, अलग से बाहर से प्रोसेसिंग के माध्यम से, तो उसको बोलते हैं फूड प्रोसेसिंग। अलग से न्यूट्रिएंट, एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स को ऐड करने की प्रक्रिया होती है फूड फोर्टिफिकेशन। तो फूड प्रोसेसिंग इसमें की जाती है, और इसी चीज को हम लोग फूड फोर्टिफिकेशन जो है वो कहते हैं, राइट। न्यूट्रिशन को ऐड करना, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को ऐड करना, राइट। अब प्रॉब्लम क्या है? ये फूड फोर्टिफिकेशन में दिक्कत है। किस तरीके की दिक्कत है? तो ऐसी दिक्कत कई बार हाईलाइट की जा चुकी है एडिटोरियल्स के दौरान। सबसे बड़ी दिक्कत तो ये है कि देखो, इसमें क्या होता है, ये इशू जो है वो जो न्यूज में आया वो झारखंड की तरफ से आ रहा है। हुआ ये है कि झारखंड में कहा जा रहा है कि अगर आप राइस खिलाओगे लोगों को, फोर्टिफाइड राइस, जिसमें आयरन की संख्या जो है वो ज्यादा होगी, तो प्रॉब्लम ये होगी कि झारखंड में रहने वाले जो लोग हैं, जो पॉपुलेशन है, उनको सिकल सेल डिजीज हो सकती है, थैलेमीसिया हो सकता है, ट्यूबरकुलोसिस हो सकता है, राइट। एक्सेस ऑफ आयरन के कारण, ज्यादा आयरन के कारण बॉडी में ज्यादा आयरन जाएगा, तो ये सब प्रॉब्लम जो है वो उनको हो सकती है। तो हंगर को, भूखमरी को खत्म करने के लिए आज की डेट में कुपोषण की जो प्रॉब्लम है हमारी कंट्री के अंदर, माल न्यूट्रिशन की जो प्रॉब्लम है, उसको खत्म करने के लिए सरकार जो है वो लेकर आई थी ये फूड फोर्टिफिकेशन के बारे में। उन्होंने बोला था कि फूड फोर्टिफिकेशन जो है वो हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं हमारे नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के थ्रू, यानी कि हर एक राशन शॉप पर जो 3 रुपए प्रति किलो के हिसाब से जो चावल मिलता है, तो वो जो चावल होगा वो फोर्टिफाइड राइस होगा, राइट। उस पर हम एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स मिलाकर देंगे। और फूड फोर्टिफिकेशन में होता यही है, राइट, कि आपको अपनी फूड हैबिट चेंज करने की जरूरत नहीं है। चावल का टेस्ट भी अलग नहीं होगा, चेंज नहीं होगा, बट उस चावल के माध्यम से आपको आपकी बॉडी के अंदर न्यूट्रिएंट्स है वो मिल जाएंगे, राइट। इसमें एक इशू और विटामिन सी का भी है, वो भी आप थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। जैसे कि चावल के ऊपर ये क्या करता है, विटामिन सी की परत लगाता है। अब यार, जो भी व्यक्ति है खाना अपने घर में लेकर आता है, वो खाना धोता है, और चावल तो आप जानते हैं कि पकाने से पहले भिगाया जाता है, और जैसे ही आप उस चावल को भिगाओगे और पानी को जो है फेंक दोगे, तो उस पानी के साथ जो है विटामिन सी भी बह जाएगा, तो कोई मतलब ही नहीं निकलेगा खर्चा करने का। एक और इशू इसके अंदर हाईलाइट किया गया जिसको आप ध्यान में रख सकते हो, जैसे कि एक इशू ये था कि इससे बेनिफिट जो है वो सिर्फ इंडस्ट्रियलिस्ट को मिलेगा, क्योंकि फूड प्रोसेसिंग सेक्टर जो है वो बड़े बड़े सेक्टर्स होते हैं, बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट होता है उसमें, तो ये जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनको फायदा मिलेगा, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के लोगों को नहीं मिलने वाला, किसान को नहीं मिलने वाला, क्योंकि किसान तो भाई अपना उसी रेट में अपने क्रॉप्स को बेचेगा। अब ये जो इंडस्ट्रियलिस्ट है जिनको मेनली सरकार का जो बेनिफिट मिल जाएगा, सरकार की तरफ से पैसा मिलेगा फूड फोर्टिफिकेशन के लिए, राइट। तो ये सब चीजें हैं, राइट, फूड फोर्टिफिकेशन के अंदर, जिसपे आपको थोड़ा सा जो है वो ध्यान में रखना है। और FSSAI नॉर्म्स के अकॉर्डिंग 1 किलो फोर्टिफाइड राइस के अंदर आयरन होता है, फॉलिक एसिड होता है, विटामिन B12 होता है, राइट, और भी काफी सारी चीजें होती है, विटामिन A, विटामिन B1, विटामिन B2, B3, B6, तो ये सब चीजें होती हैं, राइट, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। और बेनिफिट फोर्टिफिकेशन के क्या है, तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि एक व्यक्ति को
अपना फूड हैबिट चेंज करने की कोई जरूरत नहीं, फूड का टेस्ट भी चेंज नहीं होता है, ना फील चेंज होता है, और बताया जाता है कि कॉस्ट इफेक्टिव है, बट इसकी प्रॉब्लम्स भी है, और जो प्रॉब्लम्स मैंने आपके साथ शेयर कर दी, राइट। तो ये था पूरा टॉपिक, उम्मीद करता हूँ अच्छे से पूरी चीज आपके सामने आ गई होगी। What can we do? Provide direct healthy food instead of fortified. हाँ बिल्कुल, हम लोग यही चीज कर सकते हैं कि आप भाई डाइवर्सिफाइड दो, आप उनको, आप भाई आपको अगर राशन देना है तो राशन के साथ अलग से ये फूड फोर्टिफिकेशन में पैसे खर्च करने की जगह उनको अंडे दो, एग्स दो, मिल्क दो, राइट, पनीर दो, राइट। तो इससे उनको जो है वो न्यूट्रिएंट रिच जो है वो बनाओ। कुक्ड मील प्रोवाइड कराओ, जैसे मिड डे मील की जो स्कीम है, तो वैसे ही आप कुक्ड मील प्रोवाइड कराओ कि भाई गरीबों को बोलो कि आप घर में खाना वाना भी नहीं पकाना, तो वो भी टेंशन दूर उनकी। भाई आप आओ, लंगर टाइप का बनवाओ, जैसे लंगर होते हैं ना, वैसे लंगर जो है वो क्रिएट करो जगह जगह पर, कितनी बढ़िया चीज हो। अब आप देखिए कितने बड़े बड़े हमारी कंट्री के अंदर मंदिर हैं, कितना बढ़िया खाना प्रोवाइड करा रहे हैं फ्री में। आप शिरडी चले जाइए, शिरडी कितना बढ़िया लंगर लगता है, और मतलब वो पूरा खाने के लिए भोजनालय। एक बार मैंने उज्जैन में भी खाया था, जब मैं महाकाल गया था, अभी तो कोविड-19 का बंद हो गया है। अभी मैं फिर से आऊंगा तो फिर देखता हूँ, चेक करता हूँ कि वहां पर है कि नहीं, क्योंकि मेरा तो हर साल रहता है महाकाल, और हर महीने, सॉरी, हर महीने रहता है। तब देखते हो, और तो ऐसे ही सरकार को भी करना चाहिए। अब उसका देखो, रामकृष्ण मिशन जो चल रहा है, तो उसमें भी हम लोग को देखने को मिलता है, साथ ही साथ ये इस्कॉन, इस्कॉन का जो पूरा ये चलता है मिशन, तो उसमें भी ये किचन हर जगह पर हम लोग को देखने को मिलता है, जहां जहां पर इनके टेम्पल्स हैं, राइट। ये चीज है। नहीं, फ्रूट्स और वेजिटेबल एक्स्ट्रा ये सब चीजें करवाना कॉस्टली तो होगा, बट फूड फोर्टिफिकेशन से तो बेटर ही है ना, बेनिफिट तो मिलेगा। फूड फोर्टिफिकेशन के माध्यम से आप फोर्टिफाइड राइस को महंगे में खरीदोगे, ग्रेन्स को महंगे में खरीदोगे, मेरे हिसाब से तो उससे बेटर है कि कुक्ड मील जो है वो तैयार करो। सरकार को कुक्ड मील पर काम करना चाहिए, जब ऑलरेडी टेम्पल्स हमारे इतने बढ़िया बढ़िया काम कर रहे हैं, या वो कर देना चाहिए सरकार को लिंक इन सब रिलीजियस इंस्टीट्यूशन के साथ। बट वही प्रॉब्लम हो जाएगी कि स्टेट जो है वो रिलीजियस इंस्टीट्यूशन को इस तरीके से फंड नहीं कर सकती, तो ऑलरेडी वैसे कम्युनल इशू चल रहा है, और बढ़ जाएंगे। तो लेक्चर खत्म नहीं हुआ है, अभी अपन क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। एंड जिन को कोर्स ज्वाइन करना है फटाफट कर लो, 13 जून से क्लास है। स्ट्रिक्टली तैयारी करनी है, स्ट्रिक्टली, बिना किसी गैप के, एक भी दिन, एक भी दिन का गैप नहीं करना है, स्ट्रिक्टली जो है वो पढ़ाई करनी है। चलिए, दीजिए इस क्वेश्चन का आंसर, फटाफट सभी लोग आंसर देंगे। सभी लोग आंसर दो, 12 में से 7 लोगों ने दिया अभी तक आंसर, सभी अटेम्प्ट करो आंसर, और कुछ लोग तो भग गए, मतलब ही नहीं है। करेक्ट आंसर सिर्फ 2 ही लोगों ने करेक्ट आंसर दिया, आकांक्षा जी और शिवानी जी। क्यों भाई, ये सेकेंड स्टेटमेंट 15 अगस्त 1991 लिखा है, प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 में क्या पढ़ाया था मैंने आपको, क्या हो रहा है ये? क्यों भाई, इतनी बार पढ़ाने के बाद ये क्या हुआ है? 1947। ऐसा काम मत करो भाई।
करेक्ट आंसर सिर्फ एक ही स्टूडेंट ने दिया है, आकांक्षा मिश्रा जी ने। डी इज द करेक्ट आंसर। डी इज द करेक्ट आंसर। ये फैक्चुअल है, भगवान बुद्ध की जीवन से रिलेटेड ही हम लोग को जो है वो देखने को मिल रहा है। डी 3 और 4 जो है वो इज द करेक्ट आंसर। एक सौ 15। ये इसको तो आप लीव कर सकते हो, इसको छोड़ भी सकते हो। इस टाइप के क्वेश्चन जो होते हैं ये बेसिकली छोड़ने वाले हम लोग को जो है वो देखने को मिलता है। हमेशा आप एक चीज ध्यान में रखिए कि प्रीलिम्स के अंदर सभी टाइप के क्वेश्चन जो है वो नहीं करना है। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं, अगर श्योर शॉर्ट हो तभी करो, वरना छोड़ दो। किसी ने इसका करेक्ट आंसर नहीं दिया है। इसका करेक्ट आंसर वैसे तो डी है। और ऐसे क्वेश्चन भी जानबूझ के रखे जाते हैं कि जिससे कि आप छोड़ें, क्योंकि हर एक क्वेश्चन पर दिमाग नहीं लगाना है। इसका आंसर तो बता ही दोगे। ये सब टॉपिक्स कल ही पढ़ाए हैं। सिर्फ एक ही स्टूडेंट ने करेक्ट आंसर दिया है, वो है आकांक्षा मिश्रा जी ने। दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। तीन स्टूडेंट ने बी लिखा है। टू ओनली क्यों होगा भाई? ये नेचुरली कहाँ आकर होता है? ये पूरी तरह से जो है वो केमिकली हम लोग को देखने को मिलता है। इस क्वेश्चन का आंसर दो। कल ही पढ़ा इस चीज के बारे में। सभी लोग लाइव क्लास अटेंड करो। अब तो पोलिंग वाला भी फीचर अपन ने शुरू कर दिया। आई थिंक ये पोलिंग वाला फीचर ज्यादा बेटर है, इसमें सही लगता है और एक्यूरेट पता लग जाता है कि किस स्टूडेंट ने कितने कम टाइम पे आंसर दिया। बहुत बढ़िया, ये तो ज्यादा लोगों ने इसका आंसर दिया है। शिवानी पाठक जी, आकांक्षा जी और ज्योति जी ने इसका आंसर दिया है करेक्ट। महक जी ने आंसर दिया ही नहीं इसका। अच्छा, कल की क्लास शायद महक जी ने मिस कर दी थी। कोई ना, आपका एग्जाम है प्रीलिम्स, उस पर फोकस करो। कन्हेरी संजय गांधी नेशनल पार्क में है और ये हीनयान फेज से बिलोंग करता है, राइट। बताइए क्या है ये? लूना और टेरा। 5 लोगों ने सही आंसर दिया। शिवानी जी ने सबसे पहले, फिर ज्योति जी ने, फिर आकांक्षा जी ने। बहुत बढ़िया। ये क्रिप्टो करेंसी है। बताइए इसका आंसर।
दो लोगों ने करेक्ट आंसर दिया है, आकांक्षा जी ने और अलका जी ने। बी इज द करेक्ट आंसर, सिक्किम। कंचनजंगा लिखा हुआ है तो ये चीज तो क्लियरली आ जानी चाहिए। 120 का आंसर बताओ। आंसर आ गया है बी। दो ही लोगों ने करेक्ट दिया, अमित कुमार जी ने और फिर आकांक्षा मिश्रा जी ने। ये कहां पर है? ये रामगढ़ विषधारी सेंचुरी, राजस्थान। राजस्थान के अंदर है। इंडिया की 55th नहीं है, इंडिया की 52nd है, इसलिए पहला स्टेटमेंट गलत होगा। ठीक है, इंडिया की 52nd है ये। चलो बताओ सर। करेक्ट आंसर चार लोगों ने दिया है, आकांक्षा जी, शिवानी जी और अमित जी ने सबसे पहले दिया है। सी इज द करेक्ट आंसर, दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। चलिए बताइए रैट्स के बारे में, आखिरी क्वेश्चन ऑफ द डे। 4 ही लोगों ने इसका आंसर लिखा, फटाफट दो आंसर। दो लोगों ने करेक्ट आंसर दिया है, शिवानी जी और आकांक्षा जी ने। क्यों ज्यादा लोग क्यों अटेंड नहीं कर रहे हैं? कोई दिक्कत आ रही है क्या भाई? आपके सामने बटन है, बटन प्रेस करने में दिक्कत आ रही है कोई? अच्छा, नेट की दिक्कत है, अच्छा ओके। महक जी को ऑप्शन नहीं दिख रहा है, ऑप्शन क्यों नहीं दिख रहा है? मुझे स्क्रीनशॉट भेजो जरा कि किस टाइप के नहीं दिख रहा है, मतलब क्या हो रहा है। अगली बार भेजना है, तो पता नहीं कुछ दिक्कत आई होगी। अच्छा, कभी टाइम खत्म। अच्छा, कभी कभी ऐसा होगा, इंटरनेट की स्पीड का होता होगा। ठीक है, चलो किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लो, फिर अपन साइन ऑफ करते हैं। अब जो अगली क्लास जो होगी वो शाम में रखेंगे, द हिंदू की क्लास। 12 बजे स्पेशल क्लास नहीं रख रहे हैं। आज पढ़ाई करो, अपने स्टूडेंट्स का कल एग्जाम है। और बस काम डाउन होकर पढ़ाई करो, जितना पढ़ना था 1 साल में पढ़ लिया, अब सिर्फ जाकर आपको एग्जाम देना है और क्रैक करना है। बस क्रैक करने के ऑब्जेक्टिव से करो फोकस। अलगा जी, पीडीएफ अपनी उस पे आती है, एप्लीकेशन पे और वेबसाइट पे। कोई बात नहीं, डर के आगे जीत है, चीता भी पीता है। मुझे भेजो अलका जी, कैसे लॉगिन नहीं हो रहा मुझे आप भेजिए, तो आप डायरेक्ट मुझे भेजा करें, आप डायरेक्ट मुझे मैसेज करो। पासवर्ड गलत डाला होगा। अच्छा रुक जाओ, अभी आपको अभी बताता हूँ, वेट।
अभी के अभी आपकी समस्या का निवारण कर देते हैं तुरंत के तुरंत। जिनका हो गया आप लोग जा सकते हैं। कुल्फी खाओ और पेपर में आग लगाओ, क्या बात है भाई साहब। जी आपने 2 अकाउंट बनाए हैं। अब आपने एक अकाउंट पे तो अपना मोबाइल नंबर जो है, आपके मोबाइल नंबर में आखिरी में 916 है ना? आपने नंबर के आगे पासवर्ड याद है कि पासवर्ड भूल गए हो? तीन जून 2022 को आपने कल ही बनाया है यार आपने एक नया अकाउंट। तो एक अकाउंट आपने बनाया था 7 अप्रैल को। इतना ना भूला करो भाई। तो कौन सा अकाउंट आपका आपका आपके पहले वाले अकाउंट पे ये जीएस पेपर वो सब चीजें चल रही थी क्या? आपके पहले वाले अकाउंट पे पीडीएफ ओपन थी? हाँ जी। देखा नहीं था, वाह। वाह साहब वाह। वाह मोदी जी वाह। ऐसा काम मत किया करो। चेक करो आपका व्हाट्सएप, आपको आपका पासवर्ड भेज दिया गया है। आ गया? चलो। चलो अब मिलते हैं हम लोग शाम में 4:30 बजे। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे अहेड। जय हिंद।